हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब उस एक्सपेरिमेंट में मैंने एक पॉइंट नोट किया था कि जब कैथोड रेज ट्रेवल कर रही थी कैथोड से एनोड की तरफ, तो वो सिंटिलेशन प्रोड्यूस कर रही थी जिंक सल्फाइड स्क्रीन जो हमने लगाई थी एनोड के पीछे। आज मैंने एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई है। गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने ये बात नोट की कि जब एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, तो देयर मस्ट बी ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स टू न्यूट्रलाइज देम, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल होता है। लेकिन उनसे पहले किसी साइंटिस्ट ने ये नोट नहीं किया कि कोई सिंटिलेशन एनोड की तरफ से निकलकर भी जाती हैं क्या। वो क्यों नहीं नोट किया, उसका रीज़न क्या था कि गोल्डस्टीन से पहले किसी भी साइंटिस्ट ने परफोरेटेड कैथोड का यूज़ नहीं किया। परफोरेटेड मीन्स कैथोड विद द स्मॉल होल्स, छोटे छोटे छिद्र हैं उसमें कैथोड में। गोल्डस्टीन के दिमाग में यह आया कि हो सकता है कि एनोड से भी कुछ रेडिएशंस निकलकर कैथोड की तरफ जा रही हों, लेकिन उनका पेनिट्रेशन पावर कम हो और वो कैथोड को पेनिट्रेट ना कर पा रही हों, इसलिए उसने कैथोड का यूज़ किया, ऐसी कैथोड का जिसमें छोटे छोटे परफोरेशंस हैं, होल्स हैं। परफोरेटेड कैथोड का यूज़ किया। और जैसे ही उसने परफोरेटेड कैथोड का यूज़ किया विद द सेम एक्सपेरिमेंट, हाई वोल्टेज लो प्रेशर, हाई वोल्टेज लो प्रेशर, गैस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी एयर, कुछ भी भर सकते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। यहाँ पे सिंटिलेशन दिखना शुरू हो गया। इसका मतलब एनोड की तरफ से भी रेडिएशंस निकलकर आ रही थी। ऑफ कोर्स उनके पास पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन एक बात और नोट की, ध्यान से सुनना इस बात को। गोल्डस्टीन ने जो एनोड की तरफ से रेडिएशंस निकल रही थी, उनका E/m रेशो, चार्ज बाय मास रेशो चेंज हो रहा था जैसे जैसे गैसेस बदल करके एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जा रहा था। इट वाज नॉट इन केस ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो मैंने कहा था E/m रेशो सेम रहता है विच एवर द गैस इज फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। लेकिन गोल्डस्टीन ने यह नोट किया कि चार्ज बाय मास रेशो चेंज हो जाता है जैसे ही हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस बदलते हैं। इस बात से उसका ध्यान गया कि एनोड रेज वास्तव में एनोड से निकलती ही नहीं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो रेडिएशंस एनोड की तरफ से निकल रही है, मैंने एनोड शब्द का प्रयोग नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि एनोड में से निकलती हैं। कैथोड रेज तो कैथोड में से निकलती हैं और फिर उसके बाद गैस के एटम में से निकलती हैं। और गैस के एटम में से कैसे निकल रही थी? गैस के एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो रिवॉल्व करते हैं, वो निकलकर कैथोड रेज के साथ चले जाते हैं। जब गैस के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलकर जाएगा तो जो पार्टिकल बचेगा वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बचेगा, क्योंकि किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन निकलकर चला गया तो बच गया जो उसके पास एक प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा। अब वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करेगा टूवर्ड्स कैथोड। इन्हीं को हमने एनोड रेज नाम दे दिया था। ये तो बाद में पता लगा ना, शुरू में तो यही समझा गया कि एनोड रेज एनोड में से निकल रही होंगी, लेकिन एनोड रेज कभी भी एनोड में से नहीं निकलती। वो केवल और केवल गैस के एटम से बनती हैं। गैस के एटम का जो आयोनाइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने से जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बच जाते हैं,
वो ट्रेवल करते हैं टूवर्ड्स कैथोड। दैट्स वाई दीज रेज मस्ट बी नोन एज ए कैनाल रेज, क्योंकि वो छोटे छोटे होल्स में से निकल सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं। इसलिए एनोड रेज का सही नाम कैनाल रेज होना चाहिए। प्रॉपर्टी वाइज देखा जाए तो कैथोड रेज की तरह वो भी स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, उनमें भी एनर्जी होती है, उनमें भी हीटिंग इफेक्ट होता है। बस अंतर ये है कि जैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट इनके दोनों तरफ लगाते हैं तो कैथोड रेज मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, शोइंग दैट दे आर मेड अप ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। लेकिन एनोड रेज डेविएट टुवर्ड्स negative charged plate, shows that anode rays are made up of positive charged particles. अब इन बातों से एक बात तो क्लियर हो गया कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होता है। और ये काम हाइड्रोजन गैस के लिए जब रिपीट किया गया तो जो चार्ज बाय मास रेशियो आता है वो 9.58 इंटू 10⁻⁴ कूलाम पर ग्राम आता है। मास इलेक्ट्रॉन की तरह ही उसका भी, प्रोटॉन का भी 1.602 इंटू 10⁻⁻19। तो चार्ज बाय मास रेशो को अगर हम यूज़ करें डिवाइड करने के लिए फॉर द चार्ज, तो चार्ज डिवाइड बाय चार्ज बाय मास कम्स आउट टू बी मास, and mass comes out to be 1.67 into 10⁻⁻24 gram, which is much more than that of the mass of electron. इलेक्ट्रॉन का मास याद है आपको? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने उस दिन कैलकुलेट किया था, वो आता है 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। तो ये बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस वन। ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं 2000 इलेक्ट्रॉन्स का मास, ऑलमोस्ट रफली 2000 इलेक्ट्रॉन का मास लगभग एक प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। तो एज कंपेयर टू द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हैव नेग्लिजिबल मास। विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। अभी तक हम दो पार्टिकल की डिस्कवरी पढ़ चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन डन बाय जे थॉमसन एंड सेकेंड वन प्रोटॉन इट्स कंप्लीटेड बाय गोल्डस्टीन। इसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी हुई एंड इट वाज कंप्लीटेड बाय चैडविक विद एन एक्सपेरिमेंट of bombardment. He allowed the beryllium nucleus to bombard with alpha particles. जब उसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डमेंट करवाया बेरिलियम के न्यूक्लियस के साथ, तो उसने देखा कि कार्बन का न्यूक्लियस बन जाता है। अब ध्यान से देखें तो यहाँ चार्ज तो कंजर्व रहता है, 2 + 4 comes out to be 6, लेकिन मास जो है वो 9 + 4 13 आना चाहिए, जबकि कार्बन का मास तो 12 होता है। इसका मतलब एक और पार्टिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हमने पढ़ा है, तो मास भी कंजर्व रहना चाहिए। इसका मतलब कार्बन के साथ साथ एक और पार्टिकल भी बनेगा जिसमें चार्ज तो 0 होगा लेकिन मास 1 यूनिट। जो हम प्रोटॉन का मास लिखते हैं ना, यही ये 1 यूनिट मास है। लगभग इतना ही मास का एक सब एटॉमिक पार्टिकल और भी बेरिलियम के न्यूक्लियस में से निकला है, और इस पार्टिकल को उसने नाम दिया न्यूट्रॉन, एज इट वाज न्यूट्रल हैविंग नो चार्ज। चार्ज हम नीचे लिखते हैं, मास हम हमेशा ऊपर लिखते हैं। एटम के न्यूक्लियस को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब मैंने अल्फा पार्टिकल कहा तो मैंने हीलियम लिखा। बच्चों आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, 3 पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और अल्फा पार्टिकल्स। सबसे पहले मैं बताता हूँ अल्फा पार्टिकल क्या होता है। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। याद रखना, हीलियम के एटम के अंदर
2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमने 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा। अगर इस हीलियम के एटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया जाए तो हीलियम का न्यूक्लियस बच जाएगा। इसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अब इसका चार्ज कितना है 2, क्योंकि 2 प्रोटॉन है, 2 यूनिट चार्ज है इसके अंदर। मास कितना है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन हैं, इसलिए मास हो जाएगा 4, क्योंकि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन पे हम एक यूनिट चार्ज मानते हैं, इसलिए 2He4 इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये लेकिन हीलियम का एटम नहीं है, ये हीलियम का न्यूक्लियस है। मैं यूँ भी कह सकता हूँ डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। डबली आयोनाइज्ड का मतलब वो 2 बार आयोनाइज हो गया है, 2 बार उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। जब रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को हम स्टडी करते हैं तो उसमें से बेसिकली 3 टाइप्स की रेडिएशंस एमिट होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। वो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि उनमें 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं, दैट इज़ नोन एज अल्फा पार्टिकल। और उसी अल्फा पार्टिकल को चैडविक ने यूज़ किया था टू बम्बार्ड विद बेरिलियम टू डिस्कवर द न्यूट्रॉन। बीटा पार्टिकल हैविंग 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज and having negligible almost 0 mass. Gamma particles having negligible charge, 0 charge rather than, and negligible mass. तो गामा पार्टिकल पर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन कोई मास भी नहीं होता है। बीटा पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम जो डिस्कवरी पढ़ रहे हैं उसमें हमने बेसिकली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और इतना अंडरस्टैंडिंग तो 9th-10th में बन चुका है कि न्यूक्लियस के अंदर इनमें से 2 पार्टिकल्स लाई करते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। वो आगे चल करके हम एटम के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरह से वो रिवॉल्व करता है, क्या है उसके कंसेप्ट्स क्या हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर बनने वाला है ये। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। सो द सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर फाउंड टू लाई इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ये वर्ड याद रखना। जब भी आपसे कहा जाए न्यूक्लियॉन्स तो आपका ध्यान जाना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम बेसिकली 3 ही तरह के पार्टिकल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन इनके अलावा भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर होते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका मास तो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, लेकिन जहां इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी पॉजिट्रॉन इज जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, हैविंग मास इक्वल टू इलेक्ट्रॉन बट हैविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो मैं इसको प्रोटॉन तो नहीं कह सकता क्योंकि प्रोटॉन पे तो मास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका नाम अलग से रखा गया। ऐसा पार्टिकल जिसका मास तो इलेक्ट्रॉन के बराबर है लेकिन चार्ज प्रोटॉन के बराबर है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, पॉजिट्रॉन। एंटी प्रोटॉन भी एक पार्टिकल है जो एटम के अंदर लाई करता है, जिसका मास तो प्रोटॉन के बराबर है लेकिन उसके पास 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, इसलिए उसको हमने नाम दिया एंटी प्रोटॉन। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं जिनका कोई मास नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, दे जस्ट हैव स्पिन अबाउट ऑन देयर ओन एक्सिस, दे हैव ओनली स्पिन।
ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हमने नाम दिया है न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। मेसन पार्टिकल्स भी होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, मेसन पार्टिकल्स भी होते हैं जिन पे चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज दे आर कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज मेसन पार्टिकल्स एंड नेगेटिव चार्ज मेसन पार्टिकल्स, एंड दीज मेसन पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। मैं आज आपको एक तरीका बताता हूं कि हम एटम के स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम इन मेसन पार्टिकल्स की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस स्टेबल कैसे होता है। क्योंकि आपके कभी दिमाग में ये बात जरूर आई होगी, आगे हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे कि सभी प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और वो एक छोटे से न्यूक्लियस में रहते हैं, तो उनके ऊपर तो रिपल्सन होना चाहिए। अब रिपल्सन जहाँ इतना ज़्यादा होगा वो स्टेबल कैसे हो सकता है? ओनली बिकॉज ऑफ दीज पार्टिकल्स। जब दो प्रोटॉन एक दूसरे के नज़दीक आता है तो उनमें से एक प्रोटॉन जो है वो मेसन पार्टिकल्स को लूज कर देता है और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप कहेंगे इस प्रकार तो सारे ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएंगे, नहीं, जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज मेसन पार्टिकल्स लूज किया गया एक प्रोटॉन के द्वारा, उसी न्यूक्लियस का कोई न्यूट्रॉन उस मेसन पार्टिकल्स को गेन करके खुद को प्रोटॉन में बदल लेगा। इस प्रकार से ये प्रोसेस न्यूक्लियस में होता रहता है। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में और न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब जिस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होगी तो उनका प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बदलना और न्यूट्रॉन से फिर वापस प्रोटॉन में बदलना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली बहुत आसानी से चलता रहेगा और वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। इसका मतलब किसी भी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का रेशियो अगर 1 है वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा, और 1.6 तक है तो भी वो स्टेबल होगा। लेकिन अगर रेशो इससे भी ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हो जाएगा, एटम न्यूक्लियर रेडियो। अब देखिए आप, यूरेनियम 92 और यहाँ पर है आपका 232। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 92। न्यूट्रॉन की संख्या, ये है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या का जोड़, और ये प्रोटॉन की संख्या है। तो 232 माइनस 92 कम्स आउट टू बी, अब आप देख लें कितना आएगा, 0, 4 और 1। वैसे 235 होता है यूरेनियम का, तो मैं अगर 235 यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे 143 आएगा। अब न्यूट्रॉन की संख्या का और प्रोटॉन की संख्या का रेशो ज़्यादा आता है 1.6 से। जितना ज़्यादा वेरिएशन इसमें होगा उतना ही आपका न्यूक्लियस कम स्टेबल होगा, वो रेडियो एक्टिव होगा। कार्बन के अंदर आप देखें, प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6, न्यूट्रॉन की संख्या 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, प्रोटॉन बाय न्यूट्रॉन 6 इज इक्वल टू 6 बाई 6 इक्वल, यह बहुत स्टेबल न्यूक्लियस है। तो ये मेसन पार्टिकल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम और न्यूक्लियस, यू कैन से। ओके, थैंक यू।